हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सोशल साइंस के लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर तीसरा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारी जानकारी जो है डिस्कवरी ऑफ सी रूट के बारे में, वाई इट इज़ नीडफुल फॉर द ब्रिटिशर्स, देन आफ्टर हाउ मैनी Europeans came to India, Battle of Plassey, Battle of Buxar, राइट। तो यहाँ तक हमने जानकारी ली थी कि इन इतिहास की घटनाओं का क्या महत्व है, क्यों ये जाननी ज़रूरी है। ये पूरी सिचुएशन अगर आपको समझ में आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इंग्लिश और द ब्रिटिशर्स came India for the trading, but gradually they are trying to catch up the rule from the local states. The first historic incidence was Battle of Plassey, then after Battle of Buxars, and from the Battle of Buxars they get the right to collect revenue, दीवानी rights. दीवानी राइट्स किसको मिले? अंग्रेजों को बैटल ऑफ बक्सर से। समझ में आया सभी को? Now in this lecture, we will study the expansion of the company rule, how the East India Company was trying to expand its rule from all over India by the hook or crook, सीधी तरीके से या तो indirectly. And then after, in today's lecture, we will study about the Governor General of India, Warren Hastings. Governor General of India, Warren Hastings and कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए। Let us move to the topic expansion of the company rule. Starting from the first paragraph, the English government passed a regulating act in 1773 AD. इंग्लिश सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियम कायदा का निर्माण किया 1773 के अंदर। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, उसके ठीक तकरीबन 9 साल बाद एक एक्ट पास किया, अकॉर्डिंग टू विच, कि जिसके तहत द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वेर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी ने महसूस किया कि भाई अभी इन सारी गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमें एक उत्तराधिकारी की जरूरत है, एक अधिकारी की जो इन सारी चीजों का ध्यान रखे। तो उसका हेडक्वार्टर था मुंबई, जैसे हमने जाना द हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी वाज इन मुंबई। तो उसके बाद उसकी बंगाल में सुप्रीमसी आ गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सत्ता मिली, दीवानी राइट्स मिले। तो उसकी वजह से गवर्नर ऑफ बंगाल का जो गवर्नर होगा, कि जो ट्रेड एक्टिविटीज को हैंडल करता होगा, उसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा और वही कंपनी की सभी गतिविधियां जो है उसका ध्यान रखेगा और सभी गतिविधियां ट्रेड हो या पॉलिटिकल हो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में ये गतिविधियां आ जाएगी। द मद्रास मुंबई गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम। तो देखो, हेडक्वार्टर भले ही मुंबई था लेकिन उसकी सुप्रीमसी कहाँ पे थी? पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल के अंदर। तो क्या किया, मुंबई और मद्रास के भी जो गवर्नर थे और उसकी काउंसिल थी, मतलब उसके जो मेंबर थे, उसको भी उसके नीचे ला दिया। किसके नीचे? गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे। और गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल। थस Warren Hastings became the first Governor General of India. सुनहरे अक्षरों में ये वाक्य अपनी बुक में लिखना हो तो लिख सकते हैं। The Warren Hastings, भारत का प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उससे पहले देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स बने तो उसके नीचे क्या क्या आता था। एक तो सभी ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज कहीं पर भी हो पूरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा, तो उसका मॉनिटरिंग और कंट्रोल किसके नीचे होगा? वॉरेन हेस्टिंग के नीचे। ठीक है, मुंबई मद्रास के गवर्नर और काउंसिल होगी और रिपोर्टिंग किसको करेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे सभी कुछ जो है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स।
During his tenure, the first Maratha war and the second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged. उसके समय में ही पहली मराठा वॉर हुई, यानी कि मराठा और अंग्रेजों के बीच में पहली लड़ाई हुई। उसके बाद सेकंड मैसूर वॉर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई, जो मैसूर के सुल्तान कहे जाते थे, हैदर अली। The problems for the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously. मैसूर वॉर कि जिसके अंदर हैदर अली थे और मराठा, फर्स्ट मराठा वॉर, तो दोनों अलग अलग सुप्रीमसी के साथ एकमात्र सामने अंग्रेज थे। विरोधी एक थे अंग्रेज, लेकिन सामने लड़ने वाले दो थे, हैदर अली और मराठा। तो इसलिए कंपनी का उसके सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता गया। आगे क्या हुआ देखते हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज अ गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला आया वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा आया कॉर्नवालिस। दूसरा कौन आया? कॉर्नवालिस। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस, देखो अभी कॉर्नवालिस का समय शुरू हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान। हैदर अली के जो छोटे लड़के थे उसका नाम था टीपू सुल्तान, काफी फेमस रिंगटोन है उनकी, ठीक है। चलिए, द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद द टीपू सुल्तान, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर का वाघ, मैसूर का वाघ जिसको उपनाम मिला था, वैसे टीपू सुल्तान के सामने अंग्रेजों का तीसरा जो युद्ध हुआ उसे नाम हुआ थर्ड मैसूर वॉर। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निजाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। अभी ये पहले थे ही ट्रेचरी वाले थे, ट्रेचरी करके हराते थे सामने वाला को, फिर जो अपने साथ थे उनके ऊपर वो षड्यंत्र रचते थे। तो अंग्रेजों को मालूम था कि अकेले टीपू सुल्तान के सामने जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ ले लिया, कि जिसकी वजह से उसकी सेना तिगुनी हो गई और टीपू सुल्तान को हरा दिया। टीपू couldn't win against the combined forces and had to accept the treaty. टीपू सुल्तान ये ट्रीटी यानी कि इस कंपनी, मराठा और निजाम की जो ट्रायो थी उसके सामने टिक नहीं सका और उसने अपना ली जो भी उसकी शर्तें थी, कंडीशंस थी अंग्रेजों की। आफ्टर कॉर्नवालिस, अभी देखो फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग था, सेकंड आ गया कॉर्नवालिस, थर्ड आ गया सर जॉन शॉर। समझ में आया? तो पहला था कॉर्नवालिस, पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकंड था कॉर्नवालिस, थर्ड था सर जॉन शॉर। तो अभी उसका समय शुरू होता है। सर जॉन शॉर बिकेम द गवर्नर जनरल। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम, द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइंड एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर। सर जॉन शॉर जो थे वो बहुत ही ढीली नीति वाले थे और उसकी वजह से कंपनी का रूल जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया और मराठा काफी ताकतवर साबित होते गए। कब? सर जॉन शॉर के टाइम पे। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली वो केम आफ्टर सर जॉन शॉर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा कॉर्नवालिस, तीसरा सर जॉन शॉर। तो इसके समय में अंग्रेजों का शासन गया डाउन। तो अभी अंग्रेजों को तो ये मालूम था, इसलिए उन्होंने अभी ये डाउन शासन को अप ले जाने के लिए फोर्थ जो गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड वेलेस्ली, उसके सिर के ऊपर एक जिम्मेदारी दे के भेजा कि भाई अंग्रेजों का शासन जो डाउन गया है वो शासन को आपको सुप्रीम बनाना है इंडिया में कैसे भी करके। आइए चलिए देखते हैं उन्होंने कुछ योजनाएं अपनाई होगी। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड दी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सहायकारी योजना जो मीठा जहर थी, पहले आपको दिखाई देती कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन उस योजना को एक्सेप्ट करने के बाद आपको मालूम चलता था कि हम इस षड्यंत्र के अंदर फंस गए। कैसे? आइए चलिए देखते हैं उसकी कंडीशंस। द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोस। उसकी कंडीशंस क्या क्या थी, चलिए आइए देखते हैं। टर्म्स एंड condition for subsidiary alliance system. First, the army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. पहली शर्त, जो भी इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसके द्वारा ये लागू की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। क्यों लागू की गई थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम बनाना है, ना कि राजाओं को।
तो पहली शर्त क्या थी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करेगा उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, ट्रेंड आर्मी है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। मतलब अपनी सेना नहीं, किसकी सेना अभी इस्तेमाल करनी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो राजा तभी के जो थे वो दरअसल में, अगर गलत शब्द है लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा, उल्लू थे। क्यों? अभी देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी आर्मी जो है वो तो अनट्रेन्ड रहेगी, और कभी भी ऐसा समय आया कि आपको सुलह नहीं हुई अंग्रेजों और राजाओं के बीच, तो आर्मी किसकी है? अंग्रेजों की। तो आप ठन गोपाल। समझ में आ रहा है कुछ? दिस इज अ ट्रेचरी, नॉट द अलायंस सिस्टम। ये एक षड्यंत्र था अंग्रेजों का राजाओं के खिलाफ, तभी के राजा समझ नहीं पाए। चलिए ये दूसरी सिस्टम देखते हैं। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंस विथ इक्विवेलेंट इनकम टू ब्रिटिश। ब्ला 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 ब्ला। कुछ समझ में नहीं आया सर, चलिए समझा देते हैं। जो भी स्टेट ये सब्सिडरी सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उस स्टेट को आर्मी का खाना पीना रहना करना सभी कुछ चीजें प्रोवाइड करनी होगी। या तो अगर राजा ऐसा चाहे कि भाई मुझे इसका जो भरण पोषण है वो नहीं करना आर्मी का, तो अंग्रेज कहते थे कि भाई कोई बात नहीं, हमें जितना खर्च हो उतना आपका एक स्टेट दे दो। यानी कि अगर आर्मी का खर्च 1 लाख रुपए है तो आपका ऐसा स्टेट हमें दे दो कि जहां से हम 1 लाख रुपए की रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो राजा तो वही करता कि भाई मैं इसका ध्यान क्यों रखूं, इसको स्टेट दे दो, हमारा एक है, एक छोटा सा डुमियाणी करके है, दे दो उसको, कि जिसमें से 1 लाख रुपए हम इकट्ठे करते हैं तो वो अपना निभाव कर लेंगे, हमें क्या है, हमें तो मुफ्त में आर्मी मिल रही है। समझ में आया? इसलिए उन्होंने अपना प्रोविनेंस दे दिया राजाओं ने। ये दूसरी ट्रेचरी इस सिस्टम की। थर्ड, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट्स। कंपनी के परमिशन के बिना कोई भी राजा किसी के साथ युद्ध नहीं करेगा। राजा के हाथ बंध गए होंगे, या तो किसी स्टेट के साथ ट्रीटी मतलब जुड़ेगा नहीं, सिवाय कंपनी की परमिशन के। कंपनी कहे कि इसके साथ हाथ मिला लो तो यस बाबा हम हाथ मिला लेंगे, और अगर युद्ध करने को कंपनी ना बोले कि नो वी विल नॉट वेज अ वॉर विद दिस बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सो द रिस्पेक्टिव स्टेट विल नॉट वेज अ वॉर विद दैट स्टेट। ओके, समझ में आया? एक तरीके से अपाहिज बना रहे थे स्टेट्स को। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। कानाफूसी जो भी हो, जो भी बातचीत हो, राजा उसके मंत्री या तो उसके स्टेट के अंदर, तो वो जानकारी कंपनी को कौन देगा? तो वो उसमें बैठा एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव देगा। चालाक थे अंग्रेज। सिस्टम, इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंतर्गत एक चीज उन्होंने ये भी रखी थी कि भाई आपकी स्टेट असेंबली में आपकी जो सभा होगी उसमें हमारा अंग्रेजी एक अधिकारी रहेगा ही रहेगा, ताकि आप जो भी गतिविधियां करो सभी हमें मालूम चलती जाए। होशियार थे अंग्रेज। समझ में आ रहा है सभी को? अंडरस्टूड और नॉट? देखिए ये शातिर थे, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, लेकिन कैसे रूल करना है वो काफी अच्छी तरीके से जानते थे। समझ में आया? लास्ट, अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन दिस स्टेट। बाहर से कोई विदेशी आपके स्टेट में नहीं एम्प्लॉय होना चाहिए। समझ में आया? कोई भी फॉरेनर। क्यों? क्योंकि अगर कोई और आए तो वो कानाफूसी करे और अंग्रेजों का पत्ता कट कर सकता है। इसलिए कोई और, जहां पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट की है राजा ने, किसी और को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये थी योजना तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे मैं बहुत अच्छे शब्द में षड्यंत्र कहता हूँ, कि जिसके ये 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स थे। और ये पॉइंट्स एक्सेप्ट करने वाले ये गधे थे। कौन? ये गधे। सॉरी फॉर दैट, बट द स्टेट्स रूलर्स वो एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये चीज़ें जानते हुए भी, अभी कॉमन सेंस है यार, हम और आप भी जान सकते हैं। तो उस समय के राजाओं की जो बुद्धि थी वो कहाँ पे चली गई थी? घास चराने। निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट जो थे उन्होंने ये सिस्टम एक्सेप्ट की थी। ठीक है? ये गधे थे, गधे।
कि जिन्होंने ये सिस्टम एक्सेप्ट की थी। क्यों गधे थे? चलिए आइए आपको उसका पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो, दिखाई दिया? ये था वेलेस्ली, ये थी उसकी योजना, और उसमें आने वाले ये गधे। समझ में आया सभी को? वेलेस्ली एंड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एंड इन फ्रॉम दैट सिस्टम द कंपनी वॉज वेरी सुप्रीम इन द इंडिया। तो वेलेस्ली ने तो अपना काम कर दिया। समझ में आया? दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। वैसे तो ऐसा लगता था अगर ये सिस्टम आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए आया तो आपको तो अच्छा ही लगेगा। क्यों भाई, मुझे लश्कर का खर्चा नहीं, लोगों का खाना पीना नहीं देना होगा, तो मेरा कितना खर्चा बच जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो आपका राज छीनने के लिए आए थे। कैसे? वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम व्हिच ही रिफ्यूज्ड। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द निजाम अटैक्ड मैसूर इन 1719। सो ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो अंग्रेज क्या करते थे? वेलेस्ली था, वो राजाओं के पास ये शर्त लेके जाता था कि भाई ये सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वरना हमारे साथ वॉर करो। जीते तो आप हमारे, वरना हम आपके। हम आपके हैं कौन? समझ में आई बात आप सभी लोगों को? तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो थी वो एक्सेप्ट करने को टीपू सुल्तान को कहा, लेकिन टीपू सुल्तान काफ़ी मर्दाना आदमी थे, उन्होंने ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं की। उसने युद्ध करना सही समझा। लेकिन ये जो गधे थे, इन गधों के सपोर्ट की वजह से टीपू सुल्तान हार गए, और उसकी वजह से टीपू सुल्तान ने अपनी फोर्थ मैसूर वॉर में जान गंवा दी। लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो ये थी वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अभी आगे डेलहाउसी की एनेक्सेशन पॉलिसी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ तक रखते हैं। एग्जामिनेशन के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन खास इंपॉर्टेंट। मैसूर वॉर सारी इंपॉर्टेंट। मैसूर वॉर में कब क्या हुआ? फोर्थ में टीपू सुल्तान मरे। थर्ड मैसूर वॉर किन किन के बीच में हुई? मराठाओं का सुप्रीमसी कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर स्ट्रांग हुआ? ये सारी चीज़ें आप मेरा लेक्चर रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तब तक चलिए, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।